The clock is ticking on President Trump's 48-hour ultimatum he issued to Iran, warning last night that the U.S. will strike its power plants if the Strait of Hormuz is not reopened. As the war continues to escalate, the U.S. has deployed one of its most powerful weapons to strike Iran. Global oil and natural gas prices are soaring after Israel bombed a massive natural gas reserve in Iran. The United States is reportedly looking into the possibility of seizing some $300 billion in frozen Russian assets. The Indian rupee has slipped to a record low. दोस्तों, आज दुनिया एक बहुत बड़े इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पे खड़ी है। हमारी जनरेशन अमेरिका की दादागिरी गिरते हुए देख रही है, या फिर बोल लो कि जो अमेरिका दुनिया का सरपंच बना फिरता था लड़ाइयों में, डिप्लोमेसी में या फाइनेंशियल डोमिनेंस में, आज वो उन तीनों फ्रंट्स पे मुंह की खा रहा है। वॉर फ्रंट पे तो ईरान हेवी डैमेज कर ही रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी में कोई भी यूएस की बात नहीं मान रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसकी हेल्प करी जाए। American allies. He's putting a lot of pressure on them. He wants help from them when it comes to the Strait of Hormuz, which Iran essentially has at a standstill. और तीसरा, फाइनेंशियल डोमिनेंस भी धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है। Investors apparently looking for havens with the US dollar under pressure. दूसरी ओर है दोस्तों इंडिया, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेबल इकोनॉमी। चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का कद दुनिया में बड़ा है। भारत का शेयर इन ग्लोबल जीडीपी और इन ग्लोबल ट्रेड रफली 3 से 4 गुना बड़ा है, और इतना ही नहीं बल्कि दुनिया की 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन गया है। India has become the 4th largest economy in the world, overtaking Japan. और दोस्तों, भारत का जीडीपी ही नहीं बल्कि अब भारत रुपी को भी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक बनाने में लगा हुआ है। अब सवाल जो सबके दिमाग में आता है और जो बहुत नेचुरल भी है, क्या और कब रुपी भी दुनिया की टॉप करेंसी में आने लगेगा। दोस्तों, हम धीरे धीरे मैनेज फ्लोट से फ्री मार्केट डिटर्मिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब पहले आरबीआई रुपये की कीमत को मैनेज करता था बहुत ज्यादा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आरबीआई ने यह कम किया, और आज हमने देखा है कि नए आरबीआई गवर्नर के टेन्योर में रुपये अप्रिशिएट भी करता है और डिप्रिशिएट भी करता है, जैसे मार्केट के हालात होते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रुपया धीरे धीरे उन करेंसीज के ग्रुप में आने लगेगा जिनको डॉलर के बाद दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसीज का कंटेंडर माना जा रहा है। पहले तो समझेंगे कि हर ग्लोबल करेंसी का अंत होता जरूर है, कोई भी करेंसी टॉप पे नहीं रहती, और डॉलर भी अब उसी रास्ते पे तेजी से चल पड़ा है। पहले देखते हैं 500 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ करेंसीज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक टाइम पे डच गिल्डर डोमिनेंट था, फिर ब्रिटिश पाउंड आया, और अब सवाल उठ रहा है क्या यूएस डॉलर का भी डाउनफॉल शुरू हो चुका है। आजकल सेल अमेरिका ट्रेड जैसे नैरेटिव्स चल रहे हैं। डॉलर यूरो के अगेंस्ट मल्टी ईयर लोस पे है, और ग्लोबल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। यह सिर्फ एनालिस्ट का व्यू नहीं है, खुद पॉलिटिकल लीडर्स भी रिजर्व करेंसी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर चुके हैं। Currency, very important. Yes. And if you want to go to third world status, lose your reserve currency. We have to have that. We cannot lose it. अगर एक कंट्री अपनी रिजर्व करेंसी स्टेटस खो देती है तो उसकी ग्लोबल पावर ड्रामेटिकली गिर जाती है। लेकिन यह समझने के लिए कि क्या डॉलर सच में डेंजर में है, हमें सिर्फ आज का डेटा नहीं देखना, हमें हिस्ट्री समझनी होगी। इसीलिए चलो इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कैसे डच गिल्डर उठा और गिरा, ब्रिटिश पाउंड का गोल्डन एरा आया और डिक्लाइन हुआ, और कैसे यूएस डॉलर ने राइज, फॉल और कमबैक देखा। तो 1609 में डच रिपब्लिक एक राइजिंग ट्रेडिंग सुपर पावर था। एम्स्टरडैम ग्लोबल फाइनेंस का सेंटर बन चुका था, जहां रूल ऑफ लॉ इतना स्ट्रॉन्ग था कि इवन एनिमी नेशंस का पैसा भी सेफ माना जाता था। लोग अपने सिल्वर कॉइन्स बैंक ऑफ एम्स्टरडैम में डिपॉजिट करते थे क्योंकि उन्हें ट्रस्ट था कि उनका पैसा सिक्योर्ड है। ऑफिशियली बैंक्स क्लेम करते थे कि हर डिपॉजिट के पीछे एक्चुअल सिल्वर रिजर्व्स हैं, लेकिन रियलिटी में बैंक ने उन रिजर्व्स का यूज करके लोन्स देने शुरू कर दिए, स्पेशली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को और गवर्नमेंट को। यही था एग्जॉर्बिटेंट प्रिविलेज का अर्ली एग्जाम्पल, एक ऐसा एडवांटेज जो रिजर्व करेंसी होने से मिलता है। इस प्रिविलेज के 3 बड़े फायदे थे। पहला, एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट पे बोरोइंग कर सकती थी रिजर्व करेंसी वाली देश की गवर्नमेंट। दूसरा, अनलिमिटेड बोरिंग कैपेसिटी, और तीसरा, क्राइसिस के टाइम भी कैपिटल इनफ्लोज आते थे। मतलब जब दुनिया में क्राइसिस होते थे, पैसा बाहर नहीं जाता था बल्कि एम्स्टरडैम में आता था। इसका रियल प्रूफ 1672 का ईयर ऑफ डिजास्टर में मिला, जब मल्टीपल कंट्रीज ने डच रिपब्लिक पे अटैक किया।
फिर भी डच लोअर इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर पाया और वॉर फाइनेंस कर पाया। ये उनके रिजर्व करेंसी स्टेटस की पावर थी। लेकिन इजी मनी का दोस्तों एक डार्क साइड भी होता है, विच इज ओवर बोरोइंग। गवर्नमेंट्स और कंपनीज एक्सेसिव डेट लेने लगती हैं। डच इकोनॉमी में भी यही हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर इतना डोमिनेंट हो गया कि रियल इकोनॉमी वीक लगने लगी, इनइक्वालिटी बढ़ गई और डच इन्वेस्टर ने अपना पैसा फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर वॉर्स, डिफॉल्ट्स और फ्रेंच रेवोल्यूशन के शॉक्स आए। बैंक ऑफ एम्स्टरडैम पे ट्रस्ट टूट गया, करेंसी वीक हुई और फाइनली डच रिपब्लिक ने अपना रिजर्व करेंसी स्टेटस परमानेंटली लूज कर दिया। कैपिटल यानी पैसा लंदन में शिफ्ट हो गया और डच इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन में चली गई। 1799 के आसपास ब्रिटिश ने ग्लोबल डोमिनेंस हासिल करी। फ्रांस के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, लेकिन ब्रिटेन के पास पावरफुल नेवी और ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल था। डच डिक्लाइन के बाद ब्रिटेन को एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज मिली। ब्रिटेन एक्सट्रीमली लो इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर सकता था और उसने इस एडवांटेज का फुल यूज किया। अपनी आर्मी के अलावा दूसरे यूरोपियन नेशंस को फंड करके फ्रांस के अगेंस्ट वॉर शुरू करवाई। इस प्रोसेस में ब्रिटिश का डेट जीडीपी का 200% तक पहुंच गया। वॉर प्रेशर में ब्रिटेन ने टेम्परेली गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी सस्पेंड करी, लेकिन पाउंड कोलैप्स फिर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि करेंसी की रियल बैकिंग गोल्ड नहीं बल्कि स्टेट पावर और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होती है। नेपोलियन के डिफीट के बाद ब्रिटेन ग्लोबल हेजीमनी बन गया। लंदन फाइनेंशियल कैपिटल बना और चीप मनी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल किया। ब्रिटेन एक साथ इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सुपर पावर बन गया। लेकिन फिर वही पैटर्न रिपीट हुआ दोस्तों। चीप मनी ने कंप्लेसेंसी बढ़ाई। ब्रिटिश ने यूएस और जर्मनी जैसी कंट्रीज की ग्रोथ फंड करी जो फ्यूचर कंपेटिटर्स बने। ब्रिटेन खुद इनोवेशन में पीछे रह गया। वर्ल्ड वॉर 1 और फिर वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटेन को फाइनेंशियली एग्जॉस्ट करा। डेट हाई था, गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो गए और एक नया कंपेटिटर इमर्ज हुआ जो था यूएस डॉलर। ब्रिटेन वुड सिस्टम के बाद डॉलर ऑफिशियली ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना। ब्रिटेन ने कुछ टाइम तक अपने फॉर्मर कॉलोनीज के थ्रू पाउंड को सस्टेन किया, लेकिन इवेंचुअली वो भी कोलैप्स हो गए। ब्रिटिश एक्सपीरियंस एक क्लियर लेसन देता है दोस्तों, रिजर्व करेंसी का लॉस एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ला सकता है। 1944 के ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के बाद यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना। यूएस इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर था और डॉलर्स दुनिया में सर्कुलेट होने लगे। लेकिन टाइम के साथ यूएस ने भी एक्सेसिव स्पेंडिंग और डेफिसिट की प्रॉब्लम फेस करी, जैसे वियतनाम वॉर, वेलफेयर प्रोग्राम्स और गोल्ड आउटफ्लोज, जैसे सिस्टम को प्रेशर में डाला। 1971 में यूएस ने गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी परमानेंटली खत्म कर दी। सबको लगा डॉलर कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन उल्टा हुआ। डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग हो गया क्योंकि मॉडर्न फिएट सिस्टम में करेंसी की बैकिंग गोल्ड नहीं बल्कि ट्रस्ट, इकोनॉमिक पावर और ग्लोबल डिमांड होती है। एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट यह था कि पहले दुनिया यूएस से बोरो करती थी, लेकिन अब यूएस दुनिया से बोरो करता है। यूएस ग्लोबल कंज्यूमर बन गया और यह रोल डॉलर डोमिनेंस को मेंटेन करता है। एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज को एक बड़ा बायर चाहिए था और यूएस वो रोल प्ले कर रहा है। इसी वजह से चाइना जैसी कंट्रीज के लिए डॉलर को रिप्लेस करना भी डिफिकल्ट है। उनका मॉडल एक्सपोर्ट ड्रिवन है और रिजर्व करेंसी बनने के लिए उन्हें अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में कुछ वार्निंग साइंस है जो क्लियरली विजिबल हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल एक्शन जैसे फॉरेन रिजर्व फ्रीज करना जो रिसेंटली एक बड़ी पावर के साथ हुआ जो था रशिया, इससे ग्लोबल ट्रस्ट इंपैक्ट होता है। कंट्रीज डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर देती हैं। दूसरा, कुछ रीसेंट इवेंट्स में कैपिटल यूएस से बाहर गया जो हिस्टोरिकली एक डेंजरस सिग्नल माना जाता है। रिजर्व करेंसी का कोर फीचर होता है कि क्राइसिस में कैपिटल इनफ्लो हो ना कि आउटफ्लो। तीसरा, पॉलिसीज जो डॉलर को डेलिब्रेटली वीकन करने की बात करती हैं, ये लॉन्ग टर्म डोमिनेंस के लिए रिस्क क्रिएट करता है। अगर ये ट्रेंड्स कंटिन्यू रहे तो यूएस को मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर दोनों में रिडक्शन देखनी पड़ सकती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है और इकोनॉमी लॉन्ग टर्म स्टैगफ्लेशन फेस कर सकती है, बिल्कुल डच और ब्रिटिश जैसे। हिस्ट्री का एक पॉजिटिव लेसन भी है दोस्तों, रिजर्व करेंसी स्टेटस वापस भी आ सकता है। 1970s में डॉलर वीक हो गया, लेकिन पॉलिसी चेंजेस के बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ। आज भी अगर यूएस अपनी पॉलिसीज करेक्ट करे, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करे और ग्लोबल ट्रस्ट रीबिल्ड करे तो डॉलर डोमिनेंस कंटिन्यू रह सकती है। और सच ये है कि अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव रेडी नहीं है, ना यूरोप, ना चाइना और ना भारत। लेकिन फाइनल आउटकम डिपेंड करेगा पॉलिटिकल डिसीजंस पे। क्या पॉलिसी मेकर समझेंगे कि डॉलर उनका सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजिक एसेट है या फिर वो इसको और ज्यादा कमजोर करते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में दोस्तों भारत अपने मूव्स बहुत कॉशियसली ले रहा है। रुपी इंटरनेशनलाइजेशन के बहुत स्टेप्स लिए गए हैं।
क्या हैं वो स्टेप्स और कैसे ये स्टेप धीरे धीरे रुपये की पोजीशन को दुनिया में जीडीपी के साथ बहुत ऊपर लेके जाएगा। इस इशू पे एक डिटेल सेपरेट कवरेज करेंगे हम, अगर हमको इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आते हैं #RupeeStory। और अगर आपको इस रिजर्व करेंसी के इतिहास ने स्मार्ट बनाया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, हाइप जरूर करना और मैक्रो कैफे को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर सच डीपर एनालिसिस। मैं हूं आपका दोस्त सत्य गुप्ता, मिलते हैं अगले एनालिसिस पे। टिल देन टेक केयर, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।